क्या पहन कर आई है? हैं? अरे कावेरी जरा देख तो। अरे क्या हुआ बुआ जी, आप इतना हैरान काहे हो रही है? अरे तुझे चश्मा आ गया है क्या? देख तो सही। ऊपर चोली पहनी है, नीचे जींस और सूट का दुपट्टा लिया हुआ है। अरे ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं बहू ने? बंदरिया सी लग रही है बिल्कुल। अरे बुआ जी, ये ऐसी ही है। तुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही कावेरी? बुआ जी, मुझे 6 महीने हो गए हैं ना इसके साथ, इसलिए मुझे इसका राज पता चल चुका है। राज? कैसा राज कावेरी? जरा हमें भी तो बता। अरे नहीं नहीं नहीं, आप सबको बता देंगे, रहने दीजिए। अरे अब काहे ऐसा कर रही है? हम वादा करते हैं किसी को नहीं बताएंगे, सच में, राम जी की कसम। ये इस दुनिया की है ही नहीं जीजी। हाँ। क्या तेरी बहू इस दुनिया की नहीं है? ये कैसे हो सकता है कावेरी? अरे जीजी सच कह रहे हैं। तो तुझे सबसे पहले कब पता चला ये सच? ये बात है 6 महीने पहले की जीजी, जब दिव्या हमारे घर में पहली बार शादी करके आए रही। अरे आकाश, बहू उठी नहीं क्या अभी तक? अरे माँ, दिव्या तो कब की उठ गई है, बस नहा धोकर आती ही होगी। अच्छा ठीक है ठीक है, जब तक मैं चाय बना देती हूँ हम सब के लिए। हाँ हाँ माँ। पैरी पूनम माँ जी। अरे तू आ गई, ले चाय पी ले, हमने चाय बना दी है। नहीं माँ जी, हम चाय नहीं पीते। अच्छा, तू चाय नहीं पीती? अरे कोई बात नहीं, काफी बढ़िया, वही बना के पी ले बहू। नहीं माँ जी, हम कॉफी भी नहीं पीते। अच्छा तो बॉर्नवीटा है ना, वो भी है बेटा, वही पी ले। हाँ, हम चाय और कॉफी को एक साथ मिलाकर उसमें बॉर्नवीटा डालकर पीते हैं माँ जी। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद ही बना लेंगे। चाय कॉफी बॉर्नवीटा तीनों? यह कैसा अजीब मेल है बहू। हाँ मम्मी जी, हम तो ऐसे ही पीते हैं। अरे आकाश, ये क्या पी रही है अजीब सा? जाने दो ना माँ, अब जो भी पी रही है, काहे इतना टेंशन ले रही हो? शराब तो नहीं पी रही है ना। चलो बस अब जल्दी करो, बाकी सारी औरतें भी आती होंगी दिव्या की मुंह दिखाई के लिए। हाँ हाँ, अच्छा याद करवाया तूने। अरे दिव्या, ये जड़ी बूटी पीने के बाद, हमारा मतलब है चाय कॉफी या जो भी है ये मिश्रण तुम पी रही हो ना, उसके बाद अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? मोहल्ले की औरतें आती होंगी तुम्हारी मुंह दिखाए के लिए। जी माँ जी, हम तैयार हो जाएंगी। और सुनो, अच्छी सी साड़ी पहन लेना है। जी माँ जी, हम साड़ी पहन लेंगे। ठीक है, फिर हम बाकी काम देख लेते हैं। कावेरी ने दिव्या को अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होने को कहा, जिससे मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई कर सके। बाकी सारी औरतें कावेरी के घर आ चुकी थी और जब दिव्या ऊपर कमरे से नीचे उतरी तब, कावेरी, ये तेरी बहू ने पहना क्या है? क्या पहना है मतलब? हमने ही तो उसे कहा था कि साड़ी पहनना, साड़ी ही पहनी होगी। अरे काहे ऐसा पूछ रहे हो? अरे तू एक बार देख ले उसने क्या पहना है। अरे तुम सब तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो पता नहीं क्या पहन कर। हाय राम जी, ये क्या पहन कर आई है ये लड़की? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की ने पहना क्या है। नीचे से सलवार है, ऊपर से चोली है और दुपट्टे को साड़ी के जैसे कंधे पर रखा हुआ है। ये साड़ी पहने हुए है या सारे भारत को अपने ऊपर लगाए हुए है? हाँ, नीचे से पंजाब, ऊपर से गुजरात, बीच से मद्रास। अरे दिव्या बहू, ये क्या पहन कर आई हो तुम? हमने कहा था कि अच्छी सी साड़ी पहन लेना, ये क्या है? अरे माँ जी, हम साड़ी ही तो पहने हैं, इसे फ्यूजन साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूजन? अरे पर तुम ये, अब क्या कहे तुमसे। हे राम जी, क्या अतरंगी बहू दे दी हमें। फूजन चाय पीती है, फूजन साड़ी पहनती है। अरे कावेरी, हमने आज तक ऐसी साड़ी नहीं देखी। हम तो कहते हैं कि तुम तो आज से ऐसा ही कुछ पहनना शुरू कर दो। हाँ माँ जी, हम आपके लिए भी ऐसी ही साड़ी बनवा देंगे, एकदम झकास। ओहो, एकदम झकास कावेरी। हे राम जी, कल्याण ही कर दियो इस लड़की ने तो। दिव्या की आदतें आम लोगों से बिल्कुल ही अलग थी। वो कभी कोई अतरंगी कपड़े पहन लेती तो कभी अतरंगी चाय पी लेती, लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। उसने गजब तो तब कर दिया जब उसके खाने की आदतें सामने आने लगी। बहू, आज तेरे नाना और नंदोई जी आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया सा खाना बना देना,
जिसे खाकर खुश हो जाए दोनों। जी माँ जी, मैं उनके लिए बढ़िया सा पकवान बना दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। हाँ, वैसे भी नंदोई जी को अलग अलग खाना खाने का बड़ा शौक है, तो उनके लिए कुछ डिफरेंट सा बनाना। फिर तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं उनके लिए ऐसा खाना बनाऊंगी जिससे वो कभी नहीं भूल पाएंगी। ठीक है, तो मैं बाहर का कुछ काम निपटा के आता हूँ, तब तक प्रिया दीदी और नंदोई जी भी आ जाएंगे। हाँ, और तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। दिव्या बड़े चाह से अपने ननद और नंदोई जी के लिए खाना बना रही थी और उसकी रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी खाने की। चलो, कैसी भी अतरंगी है लेकिन खाना तो अच्छा बना लेती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, आज तो प्रिया खुशी हो जाएगी। माँ मैं आ गई। अरे प्रिया, तुम आ गई। आओ बैठो बैठो। जमाई जी बैठिए बैठिए, आइए। हाँ, हमें रास्ते में मिल गए थे तो हम भी साथ ही आ गए इनके। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही है खाने की। दिव्या बना रही है क्या खाना? अरे सुबह से लगी पड़ी है रसोई में, तुम दोनों के लिए पकवान बना रही है। अरे वाह, बढ़िया है। वैसे ना हमें बड़ी भूख लगी है, पर पहले हम कुछ ठंडा पियेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दिव्या बहू, जरा प्रिया और जमाई जी के लिए शरबत तो ले आना। अभी ला देगी। बोल रही थी कोई अलग सा शरबत बनाया है। हाँ दीदी, ये बिल्कुल अलग शरबत है, आप पीकर देखिए, बर्फ का शरबत है। बर्फ का शरबत, ये क्या होता है? बर्फ को हम सुबह से धूप में रखते हैं, देखिए अब वो पिघल गया है ना पूरी तरह से। अब पीजिए, कितना हेल्दी शरबत है ये। बर्फ का शरबत या गर्म पानी? अरे नंदू जी, ये अलग तरह का शरबत है, आप पीकर तो देखिए। हमें तो प्यास ही नहीं है, हम सीधा खाना ही खाएंगे। हाँ हाँ दिव्या, तुम ना ये बर्फ का गर्म पानी मतलब बर्फ का शरबत फ्रिज में रख दो। हाँ, बाद में दे देना। अब खाना लगा दो जल्दी से बेटा। ठीक है माँ जी, हम खाना लगा देते हैं। ये क्या है माँ? बर्फ का शरबत? और ये दिव्या ने पहना क्या है? नीचे धोती, ऊपर से कुर्ता। अरे जाने देना, अब क्या बताए। ये तो फिर भी आज कुछ सही पहना है। वैसे तो घर में ना अजीबोगरीब कपड़े पहनती रहती है। कल तो उसने दुपट्टा लपेटकर साड़ी बनाकर पहन ली थी और ऊपर से एक और दुपट्टा डाला था। क्या? अब जाने दे, जैसी भी है तो घर की बहू, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन दिल की ना बड़ी अच्छी है। आज सुबह से तुम दोनों के लिए खाना बना रही है। हाँ सही है। चलिए दीदी, खाना लग गया है, आइए। तो क्या क्या बनाया है खाने में दिव्या तुमने? चावल की सब्जी है, रोटी है, मैगी का सलाद है, कद्दू का रायता है, करेले का अचार है और आपकी पसंदीदा चीज़ माँ जी ने मुझे बताई थी, आपको पनीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने खोया पनीर बनाया है। पर इसमें पनीर है कहाँ? अरे दीदी, पनीर खोया की सब्जी है ना, तो पनीर तो खो गया है इसमें। अरे पर बहू, तूने चावल की सब्जी क्यों बनाई है? चावल के साथ रोटी कौन खाता है? मैं खाती हूँ ना माँ जी, मुझे चावल के साथ रोटी खाना बहुत पसंद है। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। हम बाद में कभी आ जाएंगे खाना खाने। हाँ, और ये नहीं खा रहे खाना तो मैं कैसे खा सकती हूँ? हम बाद में आ जाएंगे कभी। अरे पर प्रिया बेटा। हाँ माँ, बाद में कभी। और दिव्या तुम ना अगली बार से खाना मत बनाना, मैं साथ में ही ले आया करूँगी। हाँ। अरे ये लोग चले क्यों गए माँ जी? इतना अच्छा खाना तो बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा खाना है, पर इस दुनिया का नहीं है, तेरी दुनिया का है। तू खा, आराम से खा बेटा। ठीक है माँ जी। किस दुनिया से आई है ये लड़की? अब पता चला जी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इस दुनिया की नहीं है। अरे हम समझ गए कावेरी तेरी बात को बड़े अच्छे से। चलो अच्छा है, अब आपको भी हमारी तरह बार बार शौक तो नहीं लगेगा। अरे कोई दिव्या बहू से चाय कॉफी बॉर्नवीटा तो पूछो। तो आपकी बहू भी इसी दुनिया से है या किसी और दुनिया से? वृंदा और चारू देवरानी जिठानी है। वृंदा का पति नीलेश एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी जॉब करता है, लेकिन चारू का पति रुपेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। इसलिए दोनों की सैलरी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अरे चारू, तुमने नया टीवी मंगवाया है?
भाभी ये टीवी नहीं है, एलसीडी है। मैंने इनसे बोला कि छोटी टीवी में मूवी देखने में मजा नहीं आता, तो आप मुझे बड़ा टीवी ला कर दें। अच्छा है चारू, चलो तुम इसे लगवाओ, मैं किचन में जाती हूँ। ये बोलकर वृंदा वहां से चली जाती है, लेकिन खाना बनाते समय सोचती है, चारू ने भी कितनी अच्छी किस्मत पाई है। मुंह खोलती नहीं कि जो चाहती है रुपेश इसके सामने हाजिर कर देता है। इतने महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल पहनती है कि मैं तो बस सोच ही सकती हूँ ऐसी चीजों के बारे में। वृंदा ये सब सोच रही थी कि तभी चारू किचन में आकर उसकी मदद करवाने लगी। और थोड़ी देर बाद नीलेश भी आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, वृंदा, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ बस तैयार है, आप बैठिए, मैं लगा देती हूँ। वृंदा और चारू ने खाना लगा दिया। सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे कि तभी नीलेश ने चारू से कहा, चारू, रुपेश कहाँ है? वो आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाएगा क्या? नहीं भैया, उनका कॉल आया था, कोई ज़रूरी मीटिंग है, वो आज भी लेट आएंगी। अरे उसे समझाओ चारू, कम से कम रात को तो घर टाइम से आया करे। मैं तो बहुत बोलती हूँ उन्हें, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। चलो तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा रुपेश से। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात को चारू की आंख खुलती है तो वो किचन में पानी लेने जाती है। तभी उसे अपनी जिठानी के कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी जिठानी और जेठ साथ मिलकर टीवी देख रहे थे। चारू सोचती है, कितनी अच्छी किस्मत है वृंदा भाभी की। टीवी छोटा है लेकिन पति हमेशा साथ रहता है। दोनों कितने आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। और मेरे पास कितना बड़ा टीवी है, लेकिन रुपेश का साथ नहीं है। सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं और रात ही सो जाते हैं। ये सोचकर चारू वहां से चली जाती है। अब देवरानी जेठानी एक दूसरे की किस्मत को अच्छा समझकर एक दूसरे से जलने लगती है। वो एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और अब तो दोनों ही बात बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगती है। एक दिन चारू खाना बना रही होती है, तभी वृंदा उसके पास आकर कहती है, चारू, तुम खाने में क्या बना रही हो? राजमा चावल बना रही हूँ। नहीं चारू, राजमा बिल्कुल मत बनाना, बस चावल बना लो। क्यों भाभी? क्योंकि तुम राजमा बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती हो। अच्छा भाभी, आप तो जैसे मास्टर शेफ हो ना। मैं तो बस राजमा अच्छा नहीं बनाती, लेकिन अब तो कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हो। मास्टर शेफ हूँ इसलिए बोल रही हूँ। बचपन से ही खाना बनाना सीख रही हूँ, बस मेकअप करके बैठी नहीं रहती, मैं काम करती हूँ काम। रहने दो भाभी, मसाले तक नहीं भूनती आप। कच्चे मसाले की स्मेल आती है सब्जी में। और भाभी रही मेकअप की बात, जिसकी शक्ल अच्छी होती है ना वही मेकअप करता है, आपकी तरह नहीं। बस दोनों में शुरू हो गई जम के लड़ाई। अब देवरानी जिठानी की लड़ाई होना आम बात हो गई। दोनों जब तक दिन में 2-3 बार झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उनका दिन पूरा ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन वृंदा ने एक किताबों की छोटी सी अलमारी चारू के कमरे के पास रख दी। चारू ने ये देखा तो कहा, भाभी आपने ये किताबों की अलमारी मेरे कमरे के पास क्यों रखी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूं। तुम्हारे कमरे के बाहर जगह खाली थी तो मैंने रख दी। भाभी मेरे कमरे के बाहर की जगह कोई स्टोर रूम नहीं है जो आप सारा कबाड़ा वहां रख देंगी। अभी हटाओ ये अलमारी। चारू, ये घर तुम दहेज में नहीं लाई कि तुम जो कहोगी वही होगा इस घर में। भाभी दहेज में तो आप भी नहीं लाई हो जो इतना बोल रही हो। मुझे मेरे रूम के सामने कोई कबाड़ा नहीं चाहिए। अगर आपको कबाड़ा इकट्ठा करने का शौक है तो अपने रूम के बाहर कीजिए। मैंने इतना महंगा पेंट करवाया है, खराब हो जाएगा। आपके कबाड़े के चक्कर में सब खराब हो जाता है। ये कबाड़ा कबाड़ा किसे बोले जा रही हो? हाँ, वो किताबों की अलमारी है जिसमें सबसे ज्यादा किताबें तुम्हारे पति की हैं। और हाँ, एहसान मत दिखाओ कि तुमने पेंट करवाया है। पेंट करवाने से तुमने ये घर खरीद तो नहीं लिया। इस तरह देवरानी जिठानी में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती और कभी कभी तो बिना किसी बात की ही लड़ाई शुरू हो जाती। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वृंदा को चारू के कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी तो वो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। रुपेश और चारू में झगड़ा हो रहा था। चारू, तुम रोज ही एक ही बात को लेकर क्यों झगड़ती रहती हो? तुम्हें पता है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता तुम्हारी बकवास बातों के लिए। यही तो मैं कब से बोल रही हूँ रुपेश, मुझे आपका टाइम ही तो चाहिए। आप 2 घड़ी बैठकर मुझसे बात भी नहीं करते। अरे कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ बात? देखो यार चारू, तुम्हें रुपया चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए और कोई सामान चाहिए तो बता दो, अभी मंगवा देता हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। मुझे आपका साथ चाहिए रुपेश। आपको पता है आपके बिना कितनी अकेली रहती हूँ मैं।
मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आप मेरे साथ नहीं होते, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमी है। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ घर में रहें, मेरे साथ बैठकर चाय पिए, खाना खाए, मुझे कहीं घुमाने ले जाए। आप मुझे सब कुछ देते हो रुपेश, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम नहीं देते। देखो चारू, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे क्लाइंट्स बिना इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रुपेश वहां से चला गया और चारू वहीं खड़े खड़े रोती रही। वृंदा काफी देर से ये सब देख रही थी। वो सोचने लगी, बेचारी चारू, सब कुछ है इसके पास, लेकिन पति का साथ ही नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। कितनी दुखी लग रही है। वृंदा सारा दिन चारू के बारे में सोचती रहती है। उस दिन चारू बहुत उदास थी। अब वृंदा ने चारू से बिल्कुल झगड़ना छोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन वृंदा और नीलेश बात कर रहे थे। सुनिए जी, बिट्टू के एडमिशन का क्या हुआ? कहीं पता किया आपने? हाँ, कई स्कूल में पता किया। एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लाऊं इतने पैसे। पैसे ना होने की वजह से पिछले साल भी बिट्टू का एडमिशन नहीं हो पाया था। हमारे बेटे का पहले ही 1 साल खराब हो चुका है। अब भी उसका एडमिशन नहीं कराया तो उसका ये साल भी खराब हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो वृंदा। चलो मैं कहीं से रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ। इस साल तो बिट्टू का एडमिशन करवा कर रहेंगे। आप कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं, वो हमारी मदद कर सकता है। नहीं वृंदा, बिट्टू हमारा बेटा है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पढ़ाएंगे। तुम किसी से बात मत करना। वृंदा और नीलेश की सारी बातें चारू सुन लेती है और वो सोचती है, बेचारी भाभी कितनी परेशानी में है, अपने बेटे का एडमिशन भी नहीं करा पा रही और मैं फिजूल में उनसे लड़ती रहती हूँ। मुझे भाभी के लिए कुछ करना पड़ेगा, आखिर बिट्टू भी मेरे बेटे जैसा ही तो है। अगली सुबह चारू अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी क्या कर रही हो? अरे चारू, आओ अंदर आओ। तभी चारू वृंदा के हाथ में कुछ रुपए थमाते हुए कहती है, भाभी ये लो, मेरे बिट्टू का एडमिशन किसी अच्छे और बड़े स्कूल में करवा देना। अरे लेकिन चारू, तुम ये इतने सारे रुपए क्यों दे रही हो? और नीलेश को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे। आप समझा देना भैया को। और बिट्टू मेरा भी तो बेटा है, मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? चारू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है? भाभी वो मैंने भैया और आपकी बात सुन ली थी, सुनकर बहुत दुख हुआ। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि आप रुपेश को और मुझे अपना नहीं समझती। अगर समझती तो हमें बता देती कि आपको रुपयों की ज़रूरत है। तुम भी कहाँ मुझे अपना समझती हो? तुम्हारे और रुपेश के बीच में इतनी दूरियां हैं, तुमने कभी बताया नहीं। रुपेश ने तुम्हें बहुत अकेला कर दिया ना। हाँ भाभी, वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। भाभी, दुनिया में हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना। कुछ परेशानी आपके सामने है, कुछ मेरे सामने है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। सही कह रही हो तुम। लाइफ तो ऐसी ही है, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता। और आज से तुम मेरी देवरानी नहीं, बल्कि छोटी बहन हो। पुराने गिले शिकवे मिटाकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और प्यार से एक साथ रहने का फैसला करती हैं।